क्यों आपको लगता है एफआईआर दर्ज होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई ढीले तरीके से कर रही है? जब भी मैं सवाल करती हूँ कि मेरे केस में क्या चल रहा है, क्या अपडेट, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस मुझे 1 महीने से कोई जवाब नहीं दे रही है। आपको लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रभाव में काम तो नहीं कर रही? मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोई दबाव आया इस तरह का कि आप इस कंप्लेंट को वापस ले लीजिए? चुप रहने के लिए 1 करोड़ रुपए, और जब आप वापिस आएंगी फिक्स अमाउंट बता देना, जो भी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। जो भी लोग ये मीडिएटर बने हुए थे बीच में, ये क्या कहते हैं कि ये मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है या वो अपनी तरफ से कह रहे हैं ये बात? मिनिस्टर के खुद की ही फैमिली के मेंबर्स हैं। कभी अपने परिवार से या अगल बगल के स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपने कभी उनसे ये शेयर करना क्यों ठीक नहीं समझा? काफी फीमेल्स हैं जिनके साथ इन्होंने खुद भी ऐसी छिछोरी हरकतें पहले भी करने की कोशिश की है। संदीप का ये इल्जाम है कि ये सिर्फ बवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका ट्रांसफर झज्जर किया गया पंचकुला की। झूठ बोल रहे हैं कि ट्रांसफर का तो सर कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा था मुझे मेंटली टॉर्चर करने का। जुलाई में अगर मान लीजिए कि आपके इनके साथ संबंध खराब हुए, तो फिर आपको उन्होंने हरियाणा में सरकारी नौकरी पे ज्वाइन क्यों करने दिया? क्योंकि वो तो आपकी सितंबर या अक्टूबर में लगी है। पिछली जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज थी, इन्होंने अपनी मर्जी से ये खुद की मर्जी से ये नई पॉलिसी बनाई है इन्होंने, तोड़ मरोड़ हर चीज। और उस पॉलिसी में सर मैं कवर हो रही थी, इन्होंने मुझे खुद वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट शेयर की। इन्होंने शायद मई में ही चीजें फाइनल कर दी थी, और मई के बाद ये इनको शायद आइडिया नहीं होगा कि लड़की हाथ में आने वाली नहीं। लिस्ट जो आपको दिखाई गई थी या आपको जो बताई गई, उसी के मुताबिक कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे? बिल्कुल एज इट इज सर, क्योंकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो ये लिस्ट तो चैलेंज हो जानी चाहिए सर, बिल्कुल चैलेंज हो जानी चाहिए। नौकरी चैलेंज होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर मैं गलत हूँ तो बेशक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। संदीप सिंह आपके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हुआ करते थे जब वो आपको लिस्ट तक दिखा रहे हैं जी। आप लोगों की अनबन क्यों हुई और वो चाहते क्या थे? He want to be physical with me। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पॉलिटिकल घर में जाकर की, इसलिए तो नहीं आपको लगता है कि ये कहानी जो है वो कोई दूसरा रूप लेगी? हमारे सीएम सर हैं या जो भी खेल मंत्री थे, ये जानबूझ के इसको एक विपक्ष का मुद्दा बना रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मिनिस्टर को चंडीगढ़ पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, अगला स्टेप होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पूर्व डीजीपी और हरियाणा की एक टेनिस खिलाड़ी के छेड़छाड़ कांड के बाद एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में एक छेड़छाड़ कांड की आजकल बहुत चर्चा है, और इस बार ये आरोप लगा है किसी अफसर पर नहीं बल्कि मंत्री पर, और आरोप लगाने वाली महिला है कोच। इस वक्त वो महिला कोच हमारे साथ हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस मसले को लेकर नाराजगी है महिला कोच में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आखिरकार खाप पंचायतें अब चंडीगढ़ पुलिस पर ये दबाव बना रही हैं कि मंत्री को गिरफ्तार करें। क्यों आपको लगता है एफआईआर दर्ज होने के बाद कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई ढीले तरीके से कर रही है? ऐसा शक क्यों हुआ? क्यों खाप पंचायतों के डीजीपी दफ्तर तक जाने की नौबत आई? कंप्लेंट किए एफआईआर के 1 महीना जा चुका है, और जब भी मैंने अपनी साइड से पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है, और जब भी मैं सवाल करती हूँ कि मेरे केस में क्या चल रहा है, क्या अपडेट, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस मुझे 1 महीने से कोई जवाब नहीं दे रही है। और साथ ही जैसे सीएम सर के मैंने खुद 4 बार बयान देखे हैं, वो फर्स्ट डे से ही उन्होंने मेरा पक्ष जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और वो खुल के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं कि ये बयान अनर्गल हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब एक मुख्यमंत्री होते हुए वो खुद मतलब बगैर एक साइड की बात जाने सीधा ये बोल रहे हैं कि वो आरोप बेबुनियाद हैं, तो सर कहीं ना कहीं देखिए लग रही हैं चीजें मुझे कि हाँ, मामला दबाया जा रहा है। आपको लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रभाव में काम तो नहीं कर रही? हाँ सर, जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में मुझे कोई भी उनकी तरफ से वो नहीं मिल रहा है कि आप रिलैक्स कीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एकदम चुप्पी साध दी हुई उन्होंने डे फर्स्ट से अब तक। और मेरा पेशेंस कहीं ना कहीं अब खुद अंदर से मुझे चीजें लगने लगी हैं। डेफिनेटली मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर का दबाव होता तो चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर ही दर्ज क्यों करती? फिर वो जांच के भरोसे उसको खींच देते लंबा। सर उन्होंने एफआईआर तो ले ली, लेकिन उसके बाद से शायद उन पे प्रेशर इस हिसाब से बनाया जा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी के जो बयान आ रहे हैं बार बार, या कहीं ना कहीं हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर होएगा, क्योंकि देखिए ये जो मंत्री हैं ये बीजेपी सरकार से हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चल ही रहा है। कोई भी नॉर्मल होता इंसान इनकी स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बजाय, तो वो जो उन पे क्राइम की जो धाराएं लगी हैं वो नॉन बेलेबल हैं, और नॉर्मल इंसान कोई भी होता तो जिसपे ये धाराएं, ये एक्ट लगे होते, तो वो पुलिस की गिरफ्त में होता अभी। आप जब चंडीगढ़ पुलिस में बात करते हैं अपने केस से रिलेटेड, तो किस अफसर से आप बात करते हैं और
आपको क्यों सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता, तो आप उनसे ये जानते हैं कि सिर्फ क्या मंत्री को गिरफ्तार होना ही बाकी है, या पूछते हैं आपकी स्टेटस क्या चल रहा है, कितनी रिपोर्ट्स आ गई हैं? जो मेरे सिट के इंचार्ज हैं, जो हमारी खुद डीएसपी मैम है, मैंने उनसे भी 2-3 बारी मैसेजेस किए, एक बार उन्हें कॉल भी किया है, बट उनकी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही मैसेजेस के थ्रू। और जो एक और हैं, जो साथ में एक इंस्पेक्टर हैं सिट की, वो खुद अभी रिसेंटली घर भी आए थे, मैंने तब भी उनसे बात की, एक बारी फ़ोन पे भी बात की है अभी, बट उनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं बोलते। एक होता है कि आश्वासन देना, बिल्कुल चुप है वो, कोई भी उनकी अभी साइड से तक की रिएक्शन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो चुका है? अब मतलब बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी हैं, लेकिन हो सकता है कई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की ऐसी भी हों जो हमें ना पता हो, आप जानती होंगी। जब से मैंने ये कंप्लेंट दी है, उससे लेके अब तक मैं कम से कम 6-7 बार मैं कंटिन्यू 8-8, 7-7, 9-9 घंटे में इन्वेस्टिगेशन में पूरी हर वो चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, चाहे वो मेरा फ़ोन है या जो भी क्राइम सीन के कपड़े हैं या खुद क्राइम सीन का जो सीन रिक्रिएशन था, उससे लेके हर एक चीज़ में मैंने मेरी साइड से पूरा हर चीज़ वो दी है। और इतना सब होने के बाद मुझे लगता है कि अब कम से कम एटलीस्ट वो अपनी चुप्पी तोड़ के, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सीरियस जो सबूत है, मैंने वो सब चीज़ें दी हैं प्रॉपर प्रूफ के साथ, बट अभी भी सब चुप हैं। और आपको लगता है कि एसआईटी की तरफ से एक महिला के साथ जो शिकायत देने के बाद बर्ताव होना चाहिए वैसा आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर, जो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी, जैसे मेरी सेफ्टी का जो इशू आ रहा है, उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि ये हरियाणा गवर्नमेंट का मैटर है, तो इसमें उन्होंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उन्हें बताइए। एक होता है कि चलो विक्टिम है, बार बार जितना इन्वेस्टिगेशन चल रही है चीज़ों में, उसको एक आश्वासन के तौर पर ही उसको थोड़ा वो दिया जाए, लेकिन मेरे को अभी तक कुछ भी उनकी साइड से कोई भी सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला है। आप जब पहली बार कंप्लेंट देने गए थे तो आपको उम्मीद थी चंडीगढ़ पुलिस से कि 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? सर, उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो एसएसपी थे जिनसे मैं मिली थी, मैंने सारा जो भी हुआ, जो सारी घटना के बारे में मैंने उन्हें बताया, तो तब तक मुझे कहीं ना कहीं ये था कि जितना पोलाइटली उन्होंने मेरे से हर एक चीज़ के बारे में पूछताछ की, बहुत ही एक बीइंग ए वीमेन होके उन्होंने इतना अच्छे से मेरी सारी बातें समझी, आश्वासन दिया कि इसमें इनजस्टिस नहीं होगा और वो जल्दी से जल्दी इस पे कड़ा सा कड़ा कदम उठाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास था सर। तो उन्हीं अफसर से अब आप नहीं मिली कि 1 महीना हो गया है और मेरे केस का स्टेटस मुझे पता नहीं लगता है, मुझे एसआईटी उस तरह से चीज़ें नहीं बता रही है? सर, मैंने अभी तक तो मैं जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, मेरा पेशेंस था कि मैं थोड़ा और इस पे अपना काम करूं और थोड़ा चुप रहूं, बट आजकल में मैं जल्दी ही मैं उनसे दोबारा जाके बात करने की भी कोशिश करूंगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्यों मुझे सीट जो गठन किया है उन्होंने, एक जो टीम बनाई है, वो मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कि क्या चल रहा है मेरे केस में। जब पूरा मामला शुरू हुआ या आप चंडीगढ़ पुलिस में गई, आप पर कोई दबाव आया इस तरह का सरकार तरफ से या गैर सरकारी तरफ से या मंत्री की तरफ से कि आप इस कंप्लेंट को वापस ले लीजिए, या कोई इस तरह का आप पर अब दबाव हो? जब मेरी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तुरंत बाद से ही जो हमारे हरियाणा के ही कुछ मेरी फेडरेशन के ही काफ़ी जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, जो कि बीच में एक मैसेज कन्वे करने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि आप यहाँ पे एक्सीलेंसी बनने वाले हैं पंचकुला में, आपको परमानेंटली यहाँ पे एज ए वार्डन या सीनियर कोच हम आपको कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, आप यहीं रहेंगे, या आप 1 महीने के लिए आप यूरोप चले जाएं या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप जाना चाहें, साथ में 1 करोड़ रुपए लेके आप 1 महीने के लिए आप चले जाइए, लेकिन उसमें आपको अपनी शिकायत वापस लेने की जरूरत नहीं है, चुप रहने के लिए 1 करोड़ रुपए, और जैसे वो 1 महीने का टाइम, तब तक साइड में ये मामला रफा दफा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जब आप वापिस आएंगी तो आप अपना एक फिक्स अमाउंट बता देना, जो भी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, वो लेके, और फिर हम तब तक ये सब चीजें सेटल हो जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जॉब भी सेफ है, और आप ये सब आप सोचना इसके बारे में। पहले उन्होंने मुझे इस बारे में बात की, देन उसके बाद नेक्स्ट डे जो उन्होंने कहा, वो कहा कि देखो तुम रुक जाओ चीजों में, वरना तुम्हारे कैरेक्टर का, तुम्हारी पूरी जो फैमिली है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, उसमें तुम खुद फांसी लगा के बैठ जाओगी और तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं रहेगा कैरेक्टर चला जाने के बाद। तो सर, काफ़ी प्रेशर डाला और बार बार डाला, जो कि मैंने उनसे रिलेटेड भी सारे एविडेंस मैंने अपनी सीट को दे दिए हैं। आपने उनके नाम वगैरह एसआईटी को बताए हैं? कौन लोग आपको ये लालच देते थे? मैंने उनके नाम, फ़ोन नंबर विद रिकॉर्डिंग, मैंने हर वो चीज़ सीट को दी है। क्या उन लोगों से भी पूछताछ हुई है? अभी तक जांच पे है नहीं? जो इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि इन्होंने उन लोगों को बुलाया है, पूछताछ की है या नहीं की है, लेकिन मैंने मेरी तरफ से प्रॉपरली सारे एविडेंस, सारी रिकॉर्डिंग्स, उनके नाम, फ़ोन नंबर, हर एक चीज़ मैं सीट को दे चुकी हूँ। जो भी लोग ये मीडिएटर बने
हुए थे बीच में, ये क्या कहते हैं कि ये मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है या वो अपनी तरफ से कह रहे हैं ये बात कि आप इतने पैसे लेके बाहर चले जाइए और बाकी की सेटलमेंट बाद में कर लेंगे? ये मिनिस्टर के खुद की ही फैमिली के मेंबर्स हैं और उनकी कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी शादी हमारे जो जाट लोग हैं सोनीपत साइड वहाँ पे की है, और इनके खुद डायरेक्ट जो रिश्तेदार हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने ही कहा कि ये कैसे चुप रहेगी, इसको कैसे भी करके इसका मुंह बंद कराओ। मैंने उनकी भी डिटेल्स दी हैं इन्वेस्टिगेशन में। मिनिस्टर और महिला कोच में बहुत गैप होता है, आपका ऐसे आना जाना कैसे मंत्री के घर शुरू हो गया? इतना ज्यादा जो है वो आपकी एसोसिएशन कैसे हो गई इनसे, क्योंकि गैप तो बहुत ज्यादा है। सर एक्चुअली मैं अभी स्पोर्ट्स कोटे से महिला कोच लगी हूँ जस्ट 3 मंथ्स पहले, और मैं अभी करंट खेल रही हूँ बीइंग ए प्लेयर। तो इन्होंने जो मुझसे बात करने का जो एक इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और वहीं से इन्होंने मुझे काफ़ी लाइक आपकी रनिंग काफ़ी मोटिवेशनल है, आप काफ़ी फिट हैं, आप काफ़ी गुड लुकिंग लगती हैं, तो वहाँ से इन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की, और फिर बाद में इन्होंने धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस में लेके आए। कब शुरू हुआ ये सिलसिला? सर ये February 22 से स्टार्ट हुआ, इनके बर्थडे वाले दिन से, और ये मुझे हमेशा चीज़ों में इतना कंफर्टेबल फील कराते थे, लाइक एज ए सीनियर, एज ए फ्रेंड। तो इनकी साइड से ये चीज़ें फर्स्ट डे से थी, जैसे ही इन्होंने मुझसे बात की तब से ही इन्होंने अपना धीरे धीरे अपनी जो भी फीलिंग्स थी, जो चीज़ें थी, इन्होंने मुझे बताना शुरू किया था। आपने तब इन चीज़ों को लेके कभी अपने परिवार से, किसी अपने साथी से, अगल बगल के स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपने कभी उनसे ये शेयर करना क्यों ठीक नहीं समझा, या अपने परिवार में ये बात करना क्यों ठीक नहीं समझा? सर मैंने एक्चुअली अपनी फैमिली में तो ये चीज़ें बहुत लेट आके नॉलेज में डालनी शुरू की थी, जब इनका मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इस इंसान का मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकती। लेकिन मैंने फैमिली की बजाय, क्योंकि देखिए कहीं भी पेरेंट्स हैं अपनी लड़की को बाहर निकालते हैं, तो उनको अगर हम एकदम से डायरेक्टली ऐसे इस टाइप से चीज़ें बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी ये हिचक रहेगी कि हमारा बच्चा सेफ है नहीं है, या उसको पता नहीं कितनी कोई दिक्कतें ना उठानी पड़े बाहर। तो लेकिन मैंने जो मेरे साथ के हैं, मैंने काफ़ी सारी मेरी प्लेयर्स जो फीमेल्स हैं, जो मेरे यहाँ पे स्टाफ हैं स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के यहाँ पे, उन काफ़ी लोगों को मैंने काफ़ी बार मैंने हर एक ये जो घटनाएं हैं ये मैंने उन्हें बताई हैं कि ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो उनमें से काफ़ी फीमेल्स हैं जिनके साथ इन्होंने खुद भी ऐसी छिछोरी हरकतें पहले भी करने की कोशिश की हैं, और वो सब मुझे भी बोलते थे कि देखिए इसके मैसेजेस पड़े हैं और इसने हमारे साथ भी ऐसे ऐसे बात की थी, ये है ही इस टाइप का। तो काफ़ी स्टाफ में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जो लोग हैं वो जानते हैं इस घटना के बारे में, और वो सब मैंने अपने एविडेंस में हर एक का मैंने मेंशन भी किया है कि मैंने कब किसको क्या हादसा बताया था। अभी आप देखें कि जैसे मान लीजिए कि रेसलिंग फेडरेशन का झगड़ा चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्समैन साथ आ गए एक साथ। आपके साथ इस पूरे मसले में वो स्पोर्ट्समैन क्यों खड़े नहीं हुए जिनसे आपने जिक्र किया था? सर देखिए ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जो WFI वाला मैटर है ये टोटली एक अलग मैटर है, और क्योंकि उसमें जो रेसलर्स हैं, एक तो वो ओलंपियन चैंपियन है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड चीज़ शायद सीधा सीधा जो गवर्नमेंट के साथ मुझे नहीं लगता वो लोग बिगाड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ एक को तो देखिए सरकार ने सीटें भी दी हैं, जो भी इनके सांसद बने हैं, MLA हैं, जो भी है मैं नहीं जानती, लेकिन ये सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। हालांकि अगेंस्ट बिल्कुल मैं भी नहीं हूँ सरकार के, तो उनके अपने खुद के पर्सनल एजेंडे हैं कि उन्होंने धरने पे बैठे हैं वो, और फिर वो उठ भी गए हैं। तो देखिए मैंने प्रॉपर अपने मुद्दे में मैंने एक कानून के पास में गई हूँ, जो एक रूल रेगुलेशन, अगर कोई भी इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो उनका एक अलग मसला है सर, जिसके बारे में डीपली मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती हूँ। और रही बात जो मेरा मुद्दा है, इसमें सर मैं जो मेरे जैसे खिलाड़ी महिलाएं हैं, या चाहे वो लड़के भी हैं जो हमारे साथ के हैं, और चाहे ये हमारा स्पोर्ट्स का जो डायरेक्टरेट स्टाफ है, या जो भी मेरे हरियाणा में यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, सबका यही मानना है कि ये बहुत बदमाश आदमी है, और भाई हम तो नौकरी पे बात आ जाएगी, हमने तो आगे भी खेलना है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें हर एक के पास, इसकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता है, बट जो जब चीज़ें खुल के सामने आने वाली बात है तो वो यही बोल रहे हैं कि एक बार ये गिरफ्तार हो जाए, मंत्री पद छोड़ दे, उसके बाद हम भी प्रूफ देंगे। तो खुल के सामने के लिए सबने पहले भी मुझे काफ़ी बारी वो किया कि तुम पंगे मत लो, तुम बेटर इसको अवॉइड करो। ये हर एक, काफ़ी सारी लड़कियां हैं सर, काफ़ी बहुत अच्छी, मुझसे भी काफ़ी सीनियर प्लेयर्स, उन्होंने भी यही बोला है कि इसको अवॉइड करो, क्योंकि इसके ऊपर सीधा सीधा जैसे कि आजकल देख भी पा रहे हैं CM सर का काफ़ी बढ़ावा रहा है, और ये अपना टाइम एक्चुअली भूल चुका है कि बीइंग ए प्लेयर बनते टाइम इसने कैसे कैसे इसने क्या क्या दिन फेस किए। एक टाइम था, ये खुद ही बताते थे, इन्हें हरियाणा और पंजाब के किसी भी ग्राउंड में घुसने नहीं देता था कोई, जब ये हॉकी खेल रहे थे। इन्होंने अपना घर तक बेच दिया था अपनी डाइट पूरी करने के लिए। तो सर इनका अपना टाइम कुछ और ही था, लेकिन जब से ये मंत्री पद पे बैठे हैं ये पागल हो गए हैं।
इनको ना तो बहुत सारे सीनियर आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में भी, इनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है किसी से भी बात करने की, किसी की रिस्पेक्ट करने की। इन पे एक ऐसा जानवरपंथी सवार है कि जैसे पता नहीं ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए हैं तो ये कुछ भी करेंगे। और जैसा कि वो मुझे खुद बोलते थे चीज़ों में कि मैं जिस भी लड़की पे हाथ रखता हूँ वो मेरे को कभी ना नहीं करती। तो सर ये बदमाश है, डराता है, धमकाता है, और ऑब्वियस ही बात है ना सर, इतनी बड़ी पावर में है, मंत्री के अगेंस्ट किसी में हिम्मत नहीं है कदम उठाने की। आपको एहसास है कि आपसे गलती हुई? सर मुझे कोई एहसास नहीं है कि मेरे से गलती हुई, पर हाँ मुझे एक एहसास जरूर है कि इस जानवर को मैंने पूरा साल टॉर्चर होने के बाद मैंने ये कदम उठाया। ये मुझे पहले ही इसकी मार्च वाली घटना के बाद तुरंत, जो मैंने जुलाई में इसको जड़ा है वो मैं मार्च में जड़ के, और तब मुझे ये कदम उठाना चाहिए था जो मैंने आज 1 साल के बाद उठाया है। 28 दिसंबर तक मैंने झेला है और मैंने इसको इतने मौके दिए, लेकिन जो अपनी फैमिली का नहीं है, अपनी बीवी और अपने बच्चे का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। तो क्या ये जो वो जुलाई वाला झगड़ा था उसके बाद हालात सारे जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हुए और उसके बाद ये शिकायतबाजी और ये सब चीजें वहां तक पहुंची? सर जुलाई का जो इंसिडेंट था उसमें जो इन्होंने उठाया है उसके बाद इनका कोई रवैया मेरे लिए प्यार की तरफ नहीं था। जैसे कि ये इनको लगता था कि मैं, मतलब ये एक प्यार से ही ये चीजें करने की कोशिश, जो ये चाहते थे इनकी मनमर्जी करना। उसके बाद सर इन्होंने मेरी ट्रेनिंग चलती थी स्टेडियम में रेगुलर, इन्होंने 1-2 जो इनके अधिकारी हैं जिन्होंने अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिन्होंने डायरेक्ट मेरे कैरेक्टर पे इनके बोलने के बाद काफी मुद्दा बनाया है, तो जो यूजलेस चीजें थी इन्होंने उनके थ्रू मेरी बार-बार ट्रेनिंग डिस्टर्ब कराई। जैसे ही मैं बात करती तो मुझे बोलते थे आप मंत्री सर से बात करो, हम तो जिम में नहीं घुसने देंगे आपको, आप यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप परमिशन लेके आओ। आई सेड मेरे पास स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर की परमिशन है तो मैं यहाँ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकती, मैं यहाँ अपने ग्राउंड की इंटरनेशनल एथलीट हूँ, मैं क्यों ना करूँ ट्रेनिंग। तो मुझे बार बार बोल दिया जाता था। वो जो डिप्टी डायरेक्टर है कविता सिवाच हैं, वो उन्होंने 3 बारी मेरे को 10 दिन के अंदर रोका कि आप मंत्री से बात करो, अभी बात कराओ, शाम के 6 बजे हैं 7 बजे हैं, फोन लगाओ मंत्री को, अगर मंत्री सर बोल देते हैं नहीं तो जाके घर मिलो। मैं क्या, मैं इतना लेट किसी भी मिनिस्टर को कॉल नहीं कर सकती, तो बोली घर चली जाओ। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट करवाते थे कि मैं चल के उनके पास ही जाऊं, उनके घर पे। फोन पे वो बात करना पसंद नहीं करते थे। इनके स्टाफ को मैंने बार बार, कोई रविंदर है इनके, एक और है तरसेन करके, जिन्हें मैंने बार बार फोन किए कि देखिए सर मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर का नाम लेके ऐसे ऐसे ट्रेनिंग रोक दी गई, आप प्लीज मेरी सर से बात कराइए। उन सबका यही बोलना था, मैडम सर घर मिलेंगे, घर आइए और घर बात कीजिए। जुलाई की इस घटना के बाद आपने अपनी शिकायत में भी कहा है कि आपने हर जगह इसकी कंप्लेंट की या बताया। आपको उस वक्त ये लगा नहीं था कि रिटन कंप्लेंट देना बेटर रहेगा जब नौबत यहाँ तक आ गई है? सर मेरे को लगा था, लेकिन उससे पहले मुझे था कि मैं एक बार या तो डायरेक्ट डीजीपी सर से बात करूं इस बारे में, क्योंकि देखिए सर सब जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है या वो हमारे अधिकारी हैं हमारे स्पोर्ट्स के, सब ने यही बोला पहले तो कि जितना अवॉइड हो सकता है अवॉइड कर। दूसरी बात, अगर इसके खिलाफ कहीं कुछ भी करेगी तो शिकायत करना तो दूर, उल्टा कहीं ना कहीं तू बहुत बड़ा, तेरे को इसकी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। उसी के लिए मैंने सर फिर एक बार डीजीपी सर के ऑफिस में कॉल किया, उनके स्टाफ में जो हमारे हरियाणा के प्रशांत अग्रवाल सर हैं, इनके ऑफिस में मैंने एक बार ही कॉल किया। सेकंड इंसिडेंस के बाद मैंने फिर एक बार कॉल किया, तो उनके स्टाफ ने मुझे ये बोल के चुप करा दिया कि मैम मैटर बताइए। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा देखिए मैडम काम पे ध्यान दीजिए अपना, क्यों परेशान हो रही हैं, मंत्री आपको जबरदस्ती तो परेशान नहीं करता ना, ब्लॉक कर दो। उन्होंने कुछ इस टाइप के वर्ड बोल के उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। और उन्हीं कुछ टाइम के बाद मैंने, 1 हफ्ते के बाद मैंने सीएम सर के पास भी कॉल किया। तो जो सीएम सर का स्टाफ था उन्होंने चीजें मुझे ये बोल के कि सर के पास अभी टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं देंगे। तो उन्होंने मुद्दा पूछा कि क्या मुद्दा है। मैंने उस मुद्दे में भी उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बेटर है सर कि मैं सर से मिलके, अदरवाइज कल को चीजें और जाएंगी। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैडम आप अपना टाइम खराब मत कीजिए और सर के पास, सीएम सर के पास जब टाइम होएगा हम आपको बता देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कब कॉल करूं मैं, तो बोला हम आपको कॉल करेंगे। उनको मैंने 3-4 बारी फोन किया ना, उनका कभी कोई कॉल आया। उल्टा वो सारी चीजें, जैसे ही मैं उनके अगेंस्ट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट मैं वहां कॉल कर रही थी, उन्होंने इसको बता दिया संदीप सिंह को। और ये मेरे को कुछ टाइम के बाद जिम में स्टॉक करने लगे, मेरे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आके जिम में। ये सुबह जाओ तो सुबह आते थे, शाम को जाओ तो ये शाम को आते थे। और जब मैं जिम में नहीं जाती थी जिस दिन, क्योंकि मेरा बाहर एक पर्सनल जिम है, क्योंकि देखिए ये इनकी जो छिछोरी हरकतें हैं ये मैं जानती थी कि इतना दूर से, जबकि गवर्नमेंट ने इनके क्वार्टर पे सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, वो इन्होंने मुझे बताया। ये ही मुझे बोलते थे कि मैं देखो आपके लिए इतना दूर जिम में आता हूँ, आप तो आई नहीं आज। तो ये हर जगह मुझे स्टॉक करते थे जिम के, कहीं ना
कहीं जिम के स्टाफ से नहीं चीजें पता होती थी कि वो मैडम आज ट्रेनिंग पे आई है या नहीं आई हैं। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करते गए और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना फोन चेक कराइए, आपने तो किसी सीनियर अधिकारी को मेरे अगेंस्ट मेल किया है। और मैंने किया था सर, हमारे स्पोर्ट्स के कुछ अधिकारियों को मैंने मेल भी किया था रिटर्न में, और मैं काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि देखिए जो मैंने जहाँ जहाँ उस जानवर के लिए शिकायत करने की कोशिश की, किसी ने भी मेरे लिए ये नहीं बोला कि आप ठीक कर रही हैं या आप प्रॉपर एक एप्लीकेशन दे के आप कार्रवाई शुरू कीजिए। उल्टा उन लोगों ने इससे सब चीज़ें बता दी कि वो तो पागल हो गई है भाई, ऐसे ऐसे फ़ोन कर रही है। तो ये अवेयर था और ये कमेंटिंग करता था, इसने जिम में भी मुझे कमेंट किया कि मैंने सुना है मैडम आपको तो बड़ी परेशानी होनी शुरू हो गई है। वो एक साइको टाइप हैं, हंसेंगे, सडन वो रिएक्शन उनका गुस्से में, सडन वो एकदम साइलेंट जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन चेक कराया और मैंने उसमें से ईमेल डिलीट करके मैंने उन्हें फ़ोन चेक कराया कि सर आपको शायद किसी ने गलत बोला है, मैंने आपके अगेंस्ट कोई मेल नहीं की। जो कंप्लेंट आपने मेल पर भेजी वो उसका कोई जवाब नहीं आया आज तक? नहीं सर, उसका कभी कोई जवाब नहीं आया था। आपने उसकी दोबारा पैरवी नहीं करनी चाहिए कि मैंने अब चंडीगढ़ पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तो उस कंप्लेंट का मेरी का क्या हुआ? सर मैंने उस पर भी बात करने की कोशिश की। मैं खुद हमारे जो काफ़ी हमारे सबसे बड़े सीनियर अधिकारी हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने मुझे बुलाया भी और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या रीज़न है, क्या है। तो उन्होंने भी मुझे एक ही चीज़ के लिए वो किया कि देखो कंपटीशन है, तुम काम करो, बेटर है तुम चीज़ों को समझदार हो तरीके से हैंडल कर सकती हो, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा काफ़ी। तो और भी जो मेरे दूसरे ऑफिसर्स भी हैं जो साथ में हमारे वही जो यहाँ पे सारा स्टेडियम में जो डायरेक्टरेट स्टाफ है और डायरेक्टर सर वगैरह हैं, उन सब ने मुझे यही कि तुम बेटर चीज़ें अवॉइड करो। चाहे उसमें काफ़ी फीमेल स्टाफ भी थे डायरेक्टरेट ऑफिस में, सबका यही था कि शिक्षा मत चक्रों में पढ़ो, ये सब करके कुछ नहीं होगा, तुम गायब हो जाओगी और तुम्हारी फैमिली को पता तक नहीं चलेगा तुम कहाँ पे हो। तो सर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था, बार बार ट्रेनिंग रोक की जा रही थी और ये ऐसा सर्कमस्टेंस बना रहा था कि ये लड़की मेरे पास चल के आएगी तभी इसकी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा। तो मैं इनके पास ना जाके मैं डिप्टी सीएम सर के पास गई, मैंने वहां उन्हें अपना इशू वर्बरी एक्सप्लेन किया और उन्होंने एक कमेटी के लिए हमारे डायरेक्टर सर को बोला कि एक कमेटी बिठाइए और ये तो काफी अच्छे एथलीट है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स लेके आए हैं। दुष्यंत चौटाला से मिलने जी, के बाद? दुष्यंत चौटाला सर। तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग, एक कमेटी बैठी, उसमें जो सारा फॉल्ट था वो डिप्टी डायरेक्टर का था, जो वो कविता सिवाच हैं जिन्होंने इनके बोलने पे बार बार मेरी ट्रेनिंग में इशू क्रिएट किए। तो उसके बाद मुझे परमिशन वहां से मिली तो मैंने फिर से अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू किया सर। जब आपको दुष्यंत चौटाला के यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए इतना पैसेज मिल गया तो आपने संदीप सिंह वाला सारा मसला उनके सामने क्यों नहीं रखा? सर मैंने वर्बरी जो उनका स्टाफ था, क्योंकि वो देखिए डिप्टी सीएम हैं, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं दे सकते थे वो, लेकिन जो उनके स्टाफ हैं सर के, उन्होंने मुझे पूछा कि मुद्दा क्या है। मैंने उन्हें वर्बरी सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो बोले कि मैडम आपकी तो यही एडवाइस, अभी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला कि सर ट्रेनिंग रुक चुकी है, कॉम्पिटिशन सिर पे है। तो बोले जी देखो आप अपनी एक एप्लीकेशन बना दीजिए, आप ट्रेनिंग का जो भी मैटर है अपना आपने हमें बता दिया, बट आप अभी फैक्ट की बात कीजिए, ट्रेनिंग रुकी हुई है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी जाएगी। सर करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे। तो आप ट्रेनिंग रोक दी गई है, किसके थ्रू रोक दी गई है आप वो मेंशन कर दीजिए। तो मैंने उनमें उनको वर्बरी सारा एक्सप्लेन किया आधा घंटा बैठ के, और उसके बाद वो बोले कि मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ और आप रिलैक्स हो, जो आगे कोई दिक्कत आई तो बोला हम बैठे हैं, अभी के लिए आपको परमिशन हो जाएगी ट्रेनिंग की। और उन्होंने मेरी जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है एशियन गेम्स के लिए होने वाली थी, वो उन्होंने मेरी कंटिन्यू स्टार्ट करवाई। तो आगे के लिए दिक्कत तो हुई ना, तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं गए? आदमी को तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। जहाँ से आपको एक मिनिस्टर के यहाँ से अगर सहारा मिला तो मुझे लगता है कि आपको फिर बार बार वहीं स्ट्राइक करना चाहिए था। सर मेरी जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, इनका स्टेडियम आना कंटिन्यू था और मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा थोड़ा इंजरी भी चल रही थी, तो एक रिहैब का जो एक होता है फिजियोथेरेपी का सिस्टम, वो भी यहाँ पे स्टेडियम में गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। तो ये कंटिन्यू इनका आना जाना चल रहा था। इनको ऑलरेडी हर एक चीज़ के लिए कमेंटिंग करते थे कि डिप्टी सीएम के पास भी चली गई है महारानी अभी तो। मतलब कुल मिला के सर मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों में मैं इतना अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि देखिए अब आज तो रियलिटी सब मेरे सामने है। जैसे कि डिप्टी सीएम सर भी, मैंने काफ़ी 4-5 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि सर आप प्लीज़ एक बारी मेरी बात सुनिए। इवन होम मिनिस्टर सर जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था अभी कुछ दिन पहले जब मैं मिली कि निष्पक्ष जांच होएगी और जो भी फैक्ट है वो सामने लाए जाएंगे, अभी मुझे एक हफ्ते से सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, कोई मुझे टाइम नहीं दे रहा है। तो सर ये उस टाइम जब मैं उनसे मिल के आई थी तो ये मेरे और डिप्टी सीएम सर के बीच में थी ये सब चीजें, उन्होंने मुझे अश्योर किया था। और इवन उनके स्टाफ ने भी मुझे कहा था कि आप एक सिंपल सी लड़की हैं, नॉर्मल सी लड़की हैं, आप थोड़ा चीजों को, आपका जो मुद्दा है वो आपका मतलब सोल्व हो जाएगा, तो आप कोशिश करना आप इस लफड़े में ना पड़े। तो सर इसलिए उन्होंने मेरा ट्रेनिंग का परमिशन शुरू करवा दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय बनी, इनकी फिर से वही हरकतें। अब जब मेरी बीइंग ए एथलीट मेरी ट्रेनिंग रुकवा दी गई तो उस
उसके बाद मैंने इनके पास ना जाके मैं डिप्टी सीएम सर के, क्योंकि मुझे इस इंसान की सारी मतलब मैंने काफी टॉलरेट करने की कोशिश भी की कि जैसे तैसे ये रुक जाए, बट बीइंग एम्प्लॉय होने के बाद अब इन्होंने एक अलग ही वो कि अब तो एम्प्लॉय है ये, अब कहाँ जाएगी। यह भी रिसेंटली दिसंबर की बात है, मतलब इनको झेलते झेलते अवॉइड करते करते मेरी बिल्कुल एंड हो चुका था, मेरा पेशेंस खत्म हो चुका था। अब इनको ये कि एम्प्लॉय है तो इन्होंने मेरे ट्रांसफर के कुछ ऑर्डर करवाए कि ये प्रैक्टिस, जिससे इसकी प्रैक्टिस यहाँ ना हो पाए, तो इन्होंने ट्रांसफर के ऑर्डर एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कराए जो कि मेरा होम टाउन है, लेकिन वहां पे कोई सिंथेटिक तो छोड़िए सर, एक ग्रासिक ग्राउंड तक नहीं, एक 200 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है जहां इन्होंने मेरी ट्रांसफर की। और वहां पे ऑलरेडी 4 या 5 एथलेटिक्स कोचेज हैं, ना ही उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी। और जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के बेस पे जो नई पॉलिसी से अभी गवर्नमेंट ने हमें अभी भर्ती किया है, उसमें ये क्लियर तौर पे मेंशन है कि जो करंट खेल रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर इन्होंने मुझे रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर हालांकि इन्होंने निकलवाए, मेरे को नहीं पता, तो इनके स्टाफ वालों ने भी मेरे को कोऑर्डिनेट किया कि मैडम ऐसे ऐसा आपका ट्रांसफर हो गया। कुल मिला के मेरे को मेंटली टॉर्चर करना चाहते थे कि बीइंग एथलीट नहीं, और बीइंग एथलीट से पहले बीइंग ए फीमेल मैंने उन्हें अवॉइड किया है, रिजेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं खा के बैठे थे। फैक्ट तो सर ये था। तो इन्होंने ये कि अब ट्रांसफर कर दिया, अब तो इसकी महारानी की प्रैक्टिस बंद होएगी, क्योंकि ये जानते हैं, इन्होंने भी स्पोर्ट्स किया, ये हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के टच में है अभी आज के टाइम पे भी, सबसे ये बात करते रहते हैं, और इनका जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो हर प्लेयर जानता है, इंक्लूडिंग इनके जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो भी। तो इन्होंने ट्रांसफर किया कि अब फड़फड़ाएगी, अब कहाँ जाएगी है, अब जाके देखे डिप्टी सीएम के पास, अब जाइए सीएम के पास, अब देखता हूँ। क्योंकि सर ट्रांसफर जो थी वो इन्होंने ही करनी थी, और पूरा जो आउटस्टैंडिंग वाले स्पोर्ट्स पर्सन है, इन्होंने सबकी ट्रांसफर अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ करके, ये मैं नहीं सर, और भी काफी फीमेल्स हैं जिनको ये अपनी मर्जी से नचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने वो ट्रांसफर किया, मैं इनके पास गई, इनके ऑफिस में इनके खुद के जो कुछ हॉकी प्लेयर्स मेरे कांटेक्ट में थे, जो इनका मैसेज मुझे कन्वे करता था, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन सब का भी मेंशन किया है। उन्होंने बताया मुझे, उससे पहले मैंने कोशिश की अभी रिसेंटली कि मैं इससे बात ना करके मैं अनिल विज सर से बात करूं, क्योंकि देखिए जब ट्रेनिंग रोक दी गई थी तो मेरे को डिप्टी सीएम सर से मैंने परमिशन ली, तब भी इसने सारी सिचुएशन ऐसे क्रिएट की थी कि मेरे पास आएगी, जाएगी कहाँ, लेकिन मैं नहीं गई इनके पास। अब रिसेंटली भी मैंने सोचा कि मैं एक बार अनिल विज सर से बात करूं कि सर 4-5 महीने की परमिशन दे दीजिए, इंजरी से उठी हूं, अभी एशियन गेम सिर पे है, मार्च अप्रैल में कंपटीशन है, बहुत मुश्किल से सर अभी कोच एक्सपायर हुए थे, तो मुश्किल से इंजरी ठीक किया मैंने 1.5 साल में, काफी पैसा लगाया है, तब जाके मैं एक पीक पे हूँ, कहीं ना कहीं करियर का लास्ट टाइम है, और ये सारी चीजें ये ऑलरेडी जानते थे जो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो सर मैं अनिल विज सर से मैंने मिलने की काफी कोशिश की कि मैं एक बार उन्हें बताऊं कि सर मुझे 4-5 महीने की मेरी ट्रांसफर रोक के या कहीं भी करें, बट मुझे खेलने के लिए मेरी ट्रेनिंग की परमिशन दी जाए। तो उन्होंने जैसे ही उनके पीएस ने मुझे टाइम दिया, मैं अम्बाला में अभी उनके घर पे मिलने गई, और उन्होंने वहां जाने के बाद बोला कि क्या मुद्दा है। मैंने कहा मेरे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर के रिगार्डिंग बात करनी है। उन्होंने बोले आप यहाँ वेट कीजिए। मैंने सर ठंड में बुखार, उस दिन मुझे बुखार था, मैंने 1.5 घंटा उनके घर के बाहर वेट किया, और उन्होंने मुझे उसी टाइम जैसे मैं खड़ी रही ठंड में, पीएस पूछ के गए कि क्या मुद्दा है, और ठीक 2 मिनट के बाद संदीप जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इनकी कॉल आई मेरे पास, और ये इतना जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, ये इतना मीठे बन के बात कर रहे हैं। हाँ मैडम आप कहाँ चली गई हैं, हम देखिए कोई दिक्कत है तो आप आइए मिलने, मैं आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इंसान अचानक, क्योंकि होम मिनिस्टर सर के पीएस ने मुझे मिलने के लिए टाइम दिया, उनके घर पे मुद्दा पता चलने के बाद उन्होंने, मैं नहीं जानती उन्होंने अनिल विज सर को मेरा बताया नहीं बताया, के बाद की बातें हैं सारी, उससे पहले की बात है एफआईआर से, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे पहले की बात है सर, ये 1-2 दिन पहले की बात है, अभी लास्ट ऑफ दिसंबर। और उन्होंने अनिल विज सर को मैसेज दिया नहीं दिया मैं नहीं जानती, बट उन्होंने इसको जरूर मैसेज दे दिया कि ऐसे ऐसे वो लड़की आई हुई है। उसी टाइम इनकी कॉल आई, और मेरा रिएक्शन काफी खराब था उनके साथ। मैंने बोला कि जो तुम जो कर रहे हो ना मेरे साथ, अब ये खत्म, मैं क्या, अब या तो तुम या मैं। और मैंने ये बोल के इनका फोन काट दिया। मैं क्या, तुम मुझे जो पागल करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं क्या, अब तुम्हारा बहुत हो गया। मैंने फोन काट दिया इनका। और उसी दिन सेम डे मैं शाम को जब अनिल विज सर से मिलने गई, तो उनके स्टाफ ने मुझे बोला था कि आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात की। तो मैंने बोला कि सर वो तो मेरी बात नहीं हुई है। तो वो बोले आप हमारे पास आने से पहले एक बार स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात कीजिए। तो दिन में सर उसी दिन 28 दिसंबर की बात है, मैं एक बारी एज ए फॉर्मेलिटी करने, मैं बहुत डरती और सहमी मैं इनके ऑफिस में गई, ऑफिस टाइमिंग्स में, जबकि उसके बारे में इनके एक हॉकी के प्लेयर ने भी मुझे बोला कि आप मैम आ जाइए, पाजी घर पे हैं, फिर बाद में विधानसभा चले जाएंगे। और मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने मुझे एक बहुत ही बेशर्माई
आने के बाद जो मैं थर्ड टाइम इनके घर गई अभी 28 दिसंबर को, इनकी स्माइल वही वाहियात स्माइल थी, एकदम जो घिनौनी होती है, और मैं देखना भी नहीं चाहती थी। आइए मैडम बैठ जाइए, और बोले कि हम तो एक्सीलेंसी में प्राइवेट कोचेस हायर कर रहे हैं, आपको पता है उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी गवर्नमेंट 2 से 2.5 लाख देगी, आप तो डिजर्विंग नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकती पंचकुला में। आई सेड सर आप जहाँ भी ट्रांसफर करें आप कर दीजिए, मेरे को ट्रेनिंग करने की परमिशन दे दीजिए, आप जानते हैं एशियन गेम्स है और मेरा मेन कंपटीशन है। तो सर इन्होंने कहा अगर पंचकुला में रह के ट्रेनिंग करनी है ना तुमने, तो विदाउट पे तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करोगी और झज्जर में जाओ तुम ज्वाइन करने, झज्जर में तुम ज्वाइन करोगी और तुम यहाँ विदाउट पे रह के यहाँ प्रैक्टिस करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले सर बीच में मैंने एक अपना फॉरेन जाने के लिए भी फेडरेशन के लेटर, इन्विटेशन, हर एक चीज की थी, क्योंकि जो मेरे मेन कोच थे वो यूक्रेन से थे, जो कि अभी कोविड में एक्सपायर हो गए, और सर मैं नेशनल टीम में अभी नहीं हूँ। तो मेरे लिए ये था कि मेरा लास्ट है, तो मैं हर वो एफर्ट कर रही थी कि करियर में इतना अकेले उस लेवल पे आप परफॉर्म करने में आपको अकेले दिक्कत आएगी। तो सर इन्होंने मेरी रिसेंटली परमिशन भी कैंसिल की थी, ये सितंबर अक्टूबर की बात है, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे। उसके बाद भी इन्होंने बोला है कि उस महारानी को बोलो यहाँ आए मेरे पास और परमिशन ले ले। मैं इनके पास नहीं गई, तो इनके पास नहीं गई, इन्होंने 1.5 महीने के बाद मेरी परमिशन कैंसिल कर दी कि आप ऑन ड्यूटी बाहर ट्रेनिंग करने नहीं जाएंगी। मैंने उस टाइम भी मैंने वो भी अवॉइड किया। तो अभी जो रिसेंट इनसे मिली, फिर बोले आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, आप झज्जर ज्वाइन करके आ तो विदाउट पे होके यहाँ पे ट्रेनिंग करें पंचकुला में, या आपके पास सेकंड ऑप्शन है, मैं आपका गुड़गांव में सारा रहना खाना पीना हर एक चीज का अरेंजमेंट कराऊंगा, फिर आप मेरे हिसाब से सुनोगी, और तीसरा ऑप्शन ये है आप लिख के दो, अगर आपने एशियन गेम में मेडल नहीं दिया तो जैसे मैं जो चाहूंगा आप वो करोगी। सर भाई शॉक्ड कि ये क्या बात कर रहा है, और मैं फिर वहां से सडन उठी, आई सेड थैंक यू सर, और मैं सीधा फिर अनिल वी सर से जाके मिली। आपको झज्जर जाने में क्या दिक्कत आती है? आपको लगता है प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे? क्योंकि संदीप का ये इल्जाम है कि ये सिर्फ बवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका ट्रांसफर झज्जर किया गया पंचकुला की बजाय। ये सरासर सर ये जो अपनी घिनौनी हरकत जो इन्होंने करने की 1 साल से कोशिश कर रहे हैं ना, इनकी मनमर्जी पूरी नहीं हुई, ये उसको इस ट्रांसफर के मुद्दे की आड़ में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो स्टेट पूरा अपना ही है, हमने तो काम करना है, ट्रांसफर जहां भी देंगे कोचिंग देनी है, लेकिन वो कोचिंग हमने उस टाइम देनी है सर जब हम करंट परफॉर्म ना कर रहे हैं, हमने खेलना बंद कर दिया हो। तो ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं कि ट्रांसफर का तो सर कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा था मुझे मेंटली टॉर्चर करने का, मुझे परेशान करने का, कि जैसे तैसे इन्होंने हर वो चीज लगा ली। ये बोलते भी थे, मेरे को किसी लड़की ने कभी ना नहीं किया, स्पॉन्सरशिप से लेके ये बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स के लिए भी ये बात करते थे, चाहे वो कोई टेनिस प्लेयर हैं या चाहे कोई बैडमिंटन प्लेयर। ये काफी लड़कियों के लिए, बहुत लड़कियां छोड़िए, ये हमारे डिपार्टमेंट के काफी सीनियर एम्प्लॉइज जिन्होंने पूरी काया पलट दी है पंचकुला में स्पोर्ट्स की आके, पूरे हरियाणा की, ये उन अधिकारियों के लिए भी इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते थे। इनके लिए तो लड़कियां एक मतलब कुछ और ही हैं। ये यही बोलते थे कि मेरे को इस प्लेयर ने ना नहीं किया तो तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम समझती क्या हो, तुम मुझे घास नहीं डालती, तुम इतना क्या बनी हुई हो। तो सर इनका ये एक एजेंडा था, अब इनको और कुछ तो लगा नहीं, इन्होंने ट्रांसफर का जबरदस्ती एक मुद्दा बनाया है, जबकि ट्रांसफर का कोई मुद्दा नहीं था। जानबूझ के इन्होंने मेरी ट्रेनिंग रोकी कि डिस्टर्ब होएगी और मेरे पास आएगी। आपकी इनके साथ जो है वो हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो फिर आपको उन्होंने हरियाणा में सरकारी नौकरी पे ज्वाइन क्यों करने दिया? क्योंकि वो तो आपकी सितंबर या अक्टूबर में लगी है। जी तो वो कैसे संभव हुआ? अगर मिनिस्टर इतना आपके खिलाफ हुआ था तो फिर तो आपको महिला कोच की नौकरी पे लगने ही नहीं देना चाहिए था। सर देखिए, जो इन्होंने इनकी खुद की जो पॉलिसी है, इन्होंने पिछली जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज थी, इन्होंने अपनी मर्जी से ये खुद की मर्जी से ये नई पॉलिसी बनाई है, इन्होंने तोड़ मरोड़ हर चीज। और उस पॉलिसी में सर मैं कवर हो रही थी, और उसमें और भी काफी प्लेयर्स हैं जो, अगर ये बात है तो देखिए ना आप, जो एशियन गेम गोल्ड मेडल जिनका आया है हमारे हरियाणा से, आज वो हाईकोर्ट के धक्के खा रहे हैं वो प्लेयर्स। और जो आज से 1997, 98, 1995 में जिन्होंने कुछ टाइम पास किया है कबड्डी जैसे गेम में, वो आज डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो सर इनका एक ये था कि घूम फिर के जो ये चाहेंगे वही होगा, चाहे कोई डिजर्विंग है या नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, ये मई की बात है, इन्होंने मुझे खुद वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट शेयर की और कहा ये मुझे सीएम को और कोई एसीएस हैं और एक हमारे आईपीएस सर हैं, इनके अलावा ये लिस्ट किसी के पास नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये, उन्होंने मेरे को लिस्ट बना के भेजी जिसमें आपका नाम नहीं था,
और ये मैंने और सीएम सर ने बैठ के लिस्ट है डिसाइड की है, और उस लिस्ट में जितने हरियाणा के ओएसपी प्लेयर थे जो कि मेरे बैच के थे, वो फाइनल लिस्ट थी, इन्होंने मुझे वो तक भेजी कि देखो तुम्हारा तो बन नहीं रहा है नौकरी का और मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। तो ये कुल मिला के सर इन्होंने शायद मई में ही चीजें फाइनल कर दी थी, और मई के बाद ये इनको शायद आइडिया नहीं होगा कि ये लड़की हाथ में आने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जो नौकरी लगी वो नौकरी रूटीन में नहीं लगी थी, आपका नाम इन्होंने डलवाया बीच में। सर जैसा इन्होंने मुझे बताया कि मैंने किया, हालांकि मैं उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करती। जो एक ओपन एडवर्टाइजमेंट है वो मैं डिजर्विंग एथलीट हूँ, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ। जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें सर मैं कवर होती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कहीं ये डर नहीं था कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी। आई वाज श्योर कि मैंने इतनी मेहनत की है, और कोई मैंने 8500 ग्रेड पे की तो नौकरी नहीं ली ना। जबकि अगर यही बात हो तो 2015 नेशनल गेम्स में अनिल विज सर ने खुद मेरी रनिंग देख के मुझे हरियाणा पुलिस में एज ए होम मिनिस्ट्री के थ्रू इंस्पेक्टर अनाउंस किया था। तो सर इतना ज्यादा तो मैंने नहीं लिया, एक 4200 ग्रेड पे ही है, जो कि इतना तो इतने साल हो गए हैं करते हुए। सर मुझसे काफी जूनियर भी काफी सीनियर उस पे बैठे हैं। हालांकि आई वाज ऑलरेडी डूइंग जॉब इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली स्पोर्ट्स कोटा। तो सर मेरे को ये था कि चलो भर लेते हैं, होएगा तो ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो मैं अपना ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। जो लिस्ट आपको दिखाई गई वो लिस्ट आउट नहीं हुई थी तब तक? नहीं सर, मेरे को जो लिस्ट इन्होंने मेरे को मई में दी है वो लिस्ट तो सर 2 सितंबर को तो मेरे को उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिला है सर। लिस्ट जो आपको दिखाई गई थी या आपको जो बताई गई उसी के मुताबिक कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे? बिल्कुल एज इट इज सर, क्योंकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये जो स्नैपचैट पे मुझसे बात करते थे, और इन्होंने मुझे कहा भी कि देखो तुम बड़ी स्मार्ट बनती हो, तुमने स्क्रीनशॉट लिया है, इसको तुम डिलीट कर दो क्योंकि तुम मेरी वोट लगवा दोगे अगर ये कहीं से आउट हो गया तो मैंने वो रख लिया और आई सेड मैंने कर दिया है डिलीट, लेकिन मैंने वो नहीं किया था डिलीट। वो आज भी विद टाइमिंग्स 2:47 PM पे इनका वो मैसेज आया था। आज भी वो मेरे पास वो सारे प्रूफ हैं जो ये मुझसे बात करते थे। तो ये लिस्ट तो चैलेंज हो जानी चाहिए सर, बिल्कुल चैलेंज हो जानी चाहिए। आपकी भी नौकरी चैलेंज होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर मैं गलत हूँ तो बेशक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मैंने जितनी मेहनत की, अगर मैं उस पॉलिसी में अगर डिजर्विंग नहीं हूँ तो जैसा गवर्नमेंट चाहे, जैसा जितने भी प्लेयर्स हैं वो जो भी डिसीजन है मेरे को, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रही हूँ। आज भी आपके पास वो सबूत है जो सितंबर में लिस्ट आई, मई में आप उस लिस्ट को जो है वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसका? मेरे पास वो लिस्ट भी है, साथ में जो मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर ही 2 सितंबर को मिल रहा है सर। तो उससे पहले मेरे को कैसे पता होगा, क्योंकि ये अगर मेरे को पता चले तो मेरे को तो ये तक नहीं पता कि एथलेटिक्स में इस पोस्ट के लिए किस किस प्लेयर ने अप्लाई किया था। हालांकि एथलेटिक्स से उसमें सिर्फ मेरा ही नाम था, और जो और अदर गेम्स हैं उनमें वो प्लेयर्स हैं उस लिस्ट में। और एज इट इज जो लिस्ट इन्होंने भेजी सेम वही प्लेयर अलग अलग गेम्स के एज इट इज वही लड़कियां वही लड़कों ने ज्वाइन किया है। आपसे ये चीज समझने के बाद एक बात तो तय है, संदीप सिंह आपके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हुआ करते थे जब वो आपको लिस्ट तक दिखा रहे हैं, तो आखिरकार फिर झगड़े की पहली वजह क्या हाथापाई बनी या कोई और रीजन भी था? इन्होंने मुझसे बात जो शुरू की वो चाहते क्या थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की अनबन क्यों हुई और वो चाहते क्या थे? He want to be physical with me, और जिसके लिए मैंने बार बार फर्स्ट डे से हमेशा तुम तो इतना तुम्हारा फिगर अच्छा है, मुझे तुम अच्छी लगती हो, ये बार बार वही इनकी सुई एक ही जगह आके अटकती थी सर। इनका 5-5, 7-7 दिन तक इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी, तो तब ये सॉरी भी फील करते थे और ये खुद ही बोलते थे हम अच्छे फ्रेंड रह सकते हैं। हालांकि देखिए ये हमेशा बीइंग ए प्लेयर, बीइंग ए हॉकी प्लेयर और एक एथलेटिक प्लेयर बन के ही मुझसे बात करते थे, और हमेशा इनका एक ही पॉइंट रहता था जिसको अवॉइड करते करते मैंने हमेशा यही रहा कि एक डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि प्लेयर के साथ साथ वो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, बट उनकी एक ही मंशा थी सर। आपको चंडीगढ़ पुलिस में FIR दर्ज करवाने के बाद एक स्पोर्ट्समैन के नाते, एक महिला के नाते क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है? आपका सुना है मकान खाली करा लिया गया था, आपकी सिक्योरिटी का इशू आया, गाड़ी विड्रॉ हो गई थी, सिक्योरिटी दी गई फिर वापस ले ली गई आदि। जहाँ पे रहती हूँ उन्होंने तो बिल्कुल अभी सारी हदें ही पार कर दी कि मंत्री ने हमें ऐसे बोला है, तुम तो कैरेक्टरलेस हो, तुमने झूठा केस कर दिया मंत्री पे, तुम हमारा घर खाली करो। तो मैंने उनसे काफी हम्बली रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरा रेंट पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी पड़ी हुई है, एटलीस्ट आप मुझे कुछ टाइम दे दीजिए जिससे मैं कहीं और अपना जाने का देख लूं। बट प्रेशर तो सर चारों तरफ से बनाया ही जा रहा है। घर PG वाले हैं, उन्होंने कहा खाली करो, हमें नहीं पता, हमारे घर में नहीं रहोगी। तो फिर उन्होंने हाथापाई तक वो आए और मैंने जो है फिर
अपने लॉयर को सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे चल रहा है, रोज काफ़ी जीना हराम कर चुके थे वो लोग। तो अब जाके उनको नोटिस देना पड़ा कोर्ट से, और अब होपफुली मेरे को उसमें थोड़ा स्टे मिला है, हल्का सा आज मुझे थोड़ा ये रिलीफ मिला है। और जो ऑफिस में हैं, ऑफिस में भी सर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो डिप्टी डायरेक्टरेट हैं, उनके साथ ही एक कोई कोच भी हैं, जिम्नास्टिक कोच, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि वो मुझे जानती तक नहीं है, मेरा नाम तक शायद उनको पूरा स्पेलिंग तक नहीं पता होगा कि ये कौन सा गेम करती है, किस इवेंट की लड़की है। तो उन्होंने भी काफ़ी कमेंट करना, दुखी करना, तो धमकियां आ ही रही हैं, हर एक चीज़ वो की जा रही है जिससे कि हाँ ये तोड़ सके सामने वाले को हर हिसाब से, चाहे वो फैमिली को लेके थ्रेट है, चाहे मेरे को तो चलो मिल ही रहे हैं धमकियां, और हर हिसाब से वो प्रेशर बनाया जा रहा है जिससे वो ये चाहें कि हाँ ये मतलब जैसे तैसे ये टूट जाए। चाहे उसमें आप सीएम सर के बयान देख लीजिए। आपको लगता है कि ये माहौल काफ़ी है आपके टूटने के लिए या नहीं? नहीं सर, इसके लिए उन्हें और भी मजबूती से और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर वो फिर भी मुझे तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मुझे टूटना होता तो मैं अब टूट चुकी होती। इन्होंने अपनी साइड से इन्होंने हर वो चीज़ की है तोड़ने के लिए। लेकिन सर सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बिकॉज मेरे को पता है मैं सच हूँ, और मैं सच हूँ तो मेरे पास भगवान भी हैं, और भगवान भी है तो साथ में अब देखिए चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं, चाहे वो मेरे खाप के बड़े बुजुर्गों का समर्थन है या और कोई भी सामाजिक समर्थन है, या कोई भी जनवादी से लेके धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके लोग काफ़ी आ रहे हैं जो अपनी बेटी पे भरोसा कर रहे हैं। और सर अब तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पॉलिटिकल घर में जाकर की, इसलिए तो नहीं आपको लगता है कि ये कहानी जो है वो कोई दूसरा रूप ले गई? नहीं नहीं सर, ये तो हमारे सीएम सर हैं या जो भी खेल मंत्री थे, ये जानबूझ के इसको एक विपक्ष का मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक एथलीट हूँ, और एथलीट कोई भी खिलाड़ी होते हैं ना, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो मर्जी पार्टी है। बट मेरा वहां जाने का एक लास्ट ऑप्शन था सर। अभय चौटाला सर पे इन्होंने ये एलिगेशन लगाए कि ये विपक्ष का मुद्दा है, तो ये अपनी एक जो भी ये उल्टे काम कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, और फिर दूसरे पे डाल दो। वो हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और मैं हरियाणा की एथलीट हूँ। मैंने हमेशा अपने स्टेट को मेडल, नेशनल रिकॉर्ड, नॉर्थ जोन रिकॉर्ड, मैंने बहुत कुछ किया है। वो एक मेरी लास्ट कोशिश थी। उसके बाद मैं खुद भी यही करने वाली थी कि मैं एक बार लास्ट बार सर के पास जाके बताती हूँ कि देखिए मैंने हर जगह धक्के खाए हैं, सब मुझे डराने के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, और ये खेल मंत्री बना बैठा है, तो ये अपनी पावर का मिसयूज करके इसने यहाँ तक जीना हराम किया है। सर आप बताइए, तो मेरे को जाना ही था उनके पास, क्योंकि वो हरियाणा के एथलेटिक्स के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं वो। अगर मैं एक बीइंग एथलीट होके मैं अपने प्रेसिडेंट के पास नहीं जाऊंगी तो बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? तो ये विपक्ष का मुद्दा खुद खट्टर सर बना रहे हैं जबरदस्ती, और खेल मंत्री, ये विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मान लीजिए कि मिनिस्टर को चंडीगढ़ पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? सर देखिए, कानून पे तो भरोसा है। अगर चंडीगढ़ पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करती है तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, अगला स्टेप होएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी कानून से बढ़ के नहीं है। खाप पंचायतें कल गई थी डीजीपी प्रवीर रंजन से मिलने, उन्होंने क्या कहा, उनको क्या भरोसा दिया उनको? सर उन्होंने अश्योर किया है कि इन्वेस्टिगेशन है वो सही चल रही है, और बहुत जल्दी जो न्याय है वो होके रहेगा, और अपराधी को इनको पकड़ेंगे भी वो, और वो इनको जेल में भी डालेंगे। 7 घंटे संदीप सिंह से पूछताछ हुई, आपके लिए वो काफी सेटिस्फैक्टरी था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से 7 घंटे के लिए वो आए, वो एक ही बार आके पूछताछ उनसे, एक बार तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि सिट खुद इनके घर पे गई है फर्स्ट डे, और वो आए हैं, वो एक ही बार आए हैं, और मैं कम से कम 7 से 8 घंटे में कम से कम 6 से 7 बार मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई है। और अगर वो 7 घंटे उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको अभी तक? तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि उनको एक ही हरियाणा बार सरकार ने भी एक एसआईटी बनाई है, उसकी जांच का क्या स्टेटस है? सर वो तो बहुत शानदार जांच कर रहे हैं। कल ही मुझे सुनने में आया है कि एक तो अब से पहले मेरे ऑफिस में जाके मेरे सीनियर अधिकारियों को बार बार वो जाके प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप कुछ इनके कैरेक्टर के बारे में बताइए, कैरेक्टर के लिए लिखिए कुछ कि इनका कैरेक्टर सही नहीं है। जिसको वो प्रेशराइज कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और कल का तो एक इतना बहुत ही उनकी कितनी नीचता का इतना अच्छा प्रमाण मिला है कि कभी कहीं गए होंगे वो मेरे होम स्कूल में जहां मैंने बचपन से स्कूलिंग की है, कहीं गए और वहां जाके बोल रहे हैं कि 6th क्लास में इसने अगर स्कूल चेंज किया है तो वहां की जो प्रिंसिपल है उन पे जबरदस्ती मुद्दा बनवा रहे हैं कि आप इसने स्कूल चेंज किया है तो आप इसके कैरेक्टर पे लिख के दीजिए कि एक कैरेक्टरलेस लड़की थी इसलिए आपने उसको स्कूल से निकाला है। 6ठी क्लास में तो बच्चा बहुत छोटा होता है। बच्चा जी, पर इनको लगता है संदीप सिंह को एक 6ठी क्लास के बच्चे से भी इतना खतरा है कि वहां तक ही इन्होंने अपना लेवल गिरा दिया है। और जो सिट है या जो भी एफएफसी है वो जितना अपनी साइड से चीजों में जितना कर सकते हैं, फिर पिछले 1 महीने से वो लगे हुए हैं। तो जहां तक है अभी तक उनको कुछ ऐसा मिल नहीं पाया है
जिसके लिए वो पूरा लगे हुए हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन तो देखिए पूरी जोरों शोरों से चल रही है, पूरा इतना स्पीड में चल रही है कि जैसे बहुत कुछ वो निकाल के लेके आएंगे। परिवार आपका आपके साथ है? बिल्कुल, मेरे फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को मेरे पे प्राउड है और उन्हें हमेशा अपनी बेटी पे बहुत ट्रस्ट है। आपको लगता है कि जितना कुछ आपके जीवन में चल रहा है इसके बाद आप परफॉर्म कर पाएंगी ग्राउंड में उतना, या ये खिलाड़ी एक मनोस्थिति के लिहाज से बहुत मजबूत होता है, आपके लिए ये चीज़ें छोटी हैं, आप परफॉर्म कर जाएंगी फिर भी? सर मैं पूरी कोशिश करूंगी और खिलाड़ी हूँ, शायद इसीलिए मैं अभी तक डट के खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। अगर एक नॉर्मल लड़की होती तो शायद मैं कब की टूट चुकी होती, क्योंकि खिलाड़ी होने के नाते जो मेरा जो इवेंट है वो भी एथलेटिक्स के और हर एक स्पोर्ट्स के सबसे टफ इवेंट में से एक आता है 400 मीटर। तो सर फाइटर हूँ, एंड तक फिनिशिंग तक फाइट करनी होती है, इसमें भी पूरा फाइट करूंगी सर। और कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी दोबारा कमबैक कर सकूँ, इंजरी ठीक करूँ और दोबारा फिर से एक बार अपने लिए एफर्ट करूँ, शायद कुछ अच्छा फिर से कर पाऊँ। कोई स्टेज ये आती है कि अगर मंत्री माफ़ी आपसे मांगते हैं एक महिला होने के नाते जो कुछ हुआ, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी सर, कानून के पास गई हूँ, सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान को, क्योंकि ऐसे लोगों को बिना सजा के ये सुधरने वाले लोगों में नहीं आते हैं जी। तो कोई माफी की गुंजाइश ही नहीं है, एंड तक जाऊंगी और जो क्राइम इसने करने की कोशिश की है, जो धाराएं लगी हैं, उसमें जो ये डिजर्व करता है इसको वही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे केस के बारे में डिटेल से बताया और हम उम्मीद करते हैं कि जो लड़ाई आप लड़ रही हैं उसमें आप कामयाब रहें। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि संदीप सिंह इन तमाम आरोपों पर अगर बोलना चाहें तो एबीपी नेटवर्क हमेशा उनके लिए हाजिर है। संदीप अपनी बात इसी तरह से सामने रख सकते हैं जैसे कि महिला कोच ने अपनी बात सामने रखी है। आज बस इतना ही, और मुझे ये लगता है कि कानून के नज़रिए से और कानून की कचहरी में ये लड़ाई अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कोई इल्ज़ाम लगाया है तो उसके बाद ये महिला कोच भी उस इल्ज़ाम को लेकर अपनी हद तक तमाम चीज़ें सबूत के साथ पेश करने के लिए तैयार है, और इसका कहना है कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। और ख़ास बात ये कि मंत्री को माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी।